हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मेहमान ब्रिगेडियर रिटायर्ड खान साहब। थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर साहब, आपने टाइम दिया। एयर वाइस मार्शल साहब रिटायर्ड एजाज महमूद मलिक साहब, और थोड़ी देर बाद जहाँ कुछ और भी मेहमान होंगे, मगर पहले हम जाते हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब। थैंक यू वेरी मच मसूद खान साहब। मसूद खान साहब, ये जो बहुत से लोग रिपोर्ट कर रहे हैं एंड वेरी रिस्पेक्टेड एनालिस्ट इवन इंडिया में परवेज साहनी जैसे लोग कह रहे हैं कि बाकायदा ट्रंप ने रिक्वेस्ट की प्यूटन को कि ये जंग बंद करवाने में हमारी मदद करें। अलावा जी क्या बात हुई, और बाद जहाँ ये भी कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर अटैक के हवाले से भी कोई बात इनके दरमियान हुई है। क्या खबरें हैं, आपका क्या एनालिसिस है, आपका क्या तनाजुर है जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब? ये अभी बहुत सारे लोग इसको कोट कर रहे हैं कि खाली उनका खून करना, कॉलिंग पुतिन, इसका मतलब है कि वो शिकस्त खा चुके हैं और अभी उनसे कह रहे हैं कि बेल आउट करें, कि तो ऐसा सेफ एग्जिट मिले जिस तरीके से वो यहाँ से निकलना चाहते हैं। और सिमिलरली देखिए, जो गल्फ कंट्रीज के जो लीडर्स हैं उन्होंने भी रब्ता किया है पुतिन के साथ, और वो समझते हैं क्योंकि अब गल्फ कंट्रीज के जो लीडर्स हैं उन्होंने रियलाइज किया है, डिस्पाइट हैविंग दी बेसिस इन देयर कंट्रीज, और इसके बावजूद वो उनको प्रोटेक्ट वो नहीं कर सका अमेरिका। उनकी कंसंट्रेशन, उनकी प्रेफरेंस थी इसराइल थी, देयरफॉर उन्होंने देखा कि जो पैट्रियट है या इंटरसेप्टर्स है वो सारे शिफ्ट कर दिए गए टुवर्ड्स इसराइल। इवन जो साउथ कोरिया से जो पैसिफिक कमांड से सेंटकॉम की तरफ आए हैं वो भी इसराइल की तरफ शिफ्ट हुए। तो उन्होंने अपने दे हैव रियलाइज कि दे हैव बीन लेफ्ट अलोन। सो इसके बाद से अब इंटरनेशनली वो कह रहे हैं कि कैसे उसमें विकेट पे ट्रंप चले गए हैं, क्योंकि दिखाने के लिए कुछ नहीं है। दे हैव फेल्ड टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स, रजीम चेंज वो नहीं कर सके हैं। वो चाह रहे थे कि ईरान को इतना कमजोर करें कि वहां पे मसाइल हो, लेकिन वो हो नहीं सके। दे आर स्टिल इन देयर इंटैक्ट, वो पोजीशन अपने उन्होंने होल्ड की हुई है। और जिस तरीके से रिस्पॉन्ड जा रहा है और जिस तरीके से कल रात का रिस्पॉन्स था ईरान की तरफ से, वो फिनोमिनल था। सिंस इसराइल की तरफ से खबरें ब्लैक आउट है, वहां से बताई नहीं जा रही है, लेकिन जो ऑनग्राउंड कुछ वीडियोस आई हैं उससे वहां पे बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन वहां पे हो चुकी है। और अभी भी जिस तरह देखे, प्रेशर इतना बिल्ड है कि अमेरिका के अंदर है 60% प्लस लोगों की डिसअप्रूवल है इस वार के बारे में, और वो पूछ रहे हैं कि वी आर फाइटिंग हुज वार। और स्पेशली और वो ये भी समझते हैं कि इसराइल ने इनको ड्रैग किया यहाँ पे और अभी आके उन्होंने मसाइल हुए हैं। फिर ऊपर से आप देखें, स्टेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से जो बेसिकली इंटरनेशनल इकोनॉमी हुई है, जो उसकी इम्प्लीकेशन इज नॉट फॉर द रीजनल कंट्रीज, जो इंटरनेशनल इम्प्लीकेशन हुई हैं। यूरोपियन यूनियन में के अंदर देखें 50% वहाँ पे गैस के प्राइसेस बढ़ गए हैं। इवन अमेरिका के अंदर से हालात हैं। इसके अलावा आप देखें जो अमेरिकन एलाइज हैं, साउथ कोरिया है, जापान है, फार ईस्ट एशिया के ममालिक है, दे आर डिपेंडेंट ऑन दिस ऑयल फ्रॉम स्टेट ऑफ हॉर्मुज, उससे उनके लिए मुश्किलात में बढ़ गई हैं। सो देयरफॉर वो फिर ऊपर से आप देखें मिड टर्म इलेक्शंस भी हैं, और फिर आपने ये भी देखा होगा ट्रंप कुछ कह रहे हैं, मार्को रूबियो कुछ कह रहे हैं, और पीट हेक्सेट जो सेक्रेटरी वार है वो कुछ और कह रहे हैं, और वो आके बड़े दावे करते हैं हम जीत रहे हैं। लेकिन सच कोई ऐसा नहीं है। द ओनली थिंग मेरा ख्याल में जो अभी दो सीरियस किस्म के ऑप्शंस पे जो डेवलपमेंट हो रही है, एक तो उन्होंने देखा कि आपने देखा कि अमेरिकन ने अटैक किया और उनका कैशम आइलैंड के ऊपर एक वाटर डिसैलिनेशन प्लांट था, उसको हिट किया ईरान का, और उससे इंटायर आइलैंड वाज डिपेंडेंट ऑन दैट वाटर डेपो जिसे कहते हैं। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन में स्ट्राइक किए सिमिलर पॉइंट्स पे। उससे ये है कि दुनिया ये कहती है कि फ्यूचर में द फेट ऑफ मिडिल ईस्ट विल बी डिसाइडेड बाय वाटर नॉट बाय ऑयल, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज है 70% दे आर डिपेंडेंट ऑन दिस डिसैलिनेशन प्लांट्स, तो उनका अपने पास पानी नहीं है। सऊदीज दे आर 70% है, कुवैतीज 80% है, और कतर से 90% दे आर डिपेंडेंट ऑन। तो एक ये डेवलपमेंट सीरियस हुई है। सेकंड ऑप्शन जो कह रहे हैं ना कि सीरियस किस्म की डेवलपमेंट हो सकती है, जो आप कहते थे कि सरेंडर करेगा, तो एक उसमें ऑप्शन ये है कि खरक आइलैंड है जो ऊपर है, जहाँ से पर्शियन गल्फ बेसिकली ओरिजिनेट करता है, वो बेसिकली तमाम ऑयल के टर्मिनल्स वहाँ आके टर्मिनेट करते हैं, और वहाँ से 95% सप्लाई जो वर्ल्ड को जाती है ईरान की, वहाँ से स्टार्ट होती है। सो एक ऑप्शन इस पे गौर किया जा रहा है बाय अमेरिकन से इजरायली की इसको स्ट्राइक किया जाए।
लेकिन माफी उससे आप चाहता देखिए ईरान हूँ के ब्रिगेडियर साहब, मैं इसी खर्ग आइलैंड के हवाले से आप ही मुझे बताइएगा। जी जी मलिक एयर साहब की मार्शल तरफ- साहब, ये मैं आपकी तरफ आऊंगा। मियां साहब 1 मिनट दीजिएगा। मैं जरा ये खर्ग आइलैंड पे शायद वो हमला इसलिए नहीं कर रहे कि अमेरिका खुद नहीं चाहता कि आयल का क्राइसिस पैदा हो, क्योंकि आयल के क्राइसिस की वजह से उसकी अपनी हुकूमत डिस्टेबलाइज हो रही है। ये भी लिखा है आपके। डू यू लैंड सम क्रेडिबिलिटी टू दिस व्यू ब्रिगेडियर साहब? यहाँ देखें कि ऑप्शंस तो है, लेकिन देखें ना कि ऑप्शंस में एक साइबर वारफेयर भी है, क्योंकि 1988 में जो ईरान इराक की वार जब हुई खत्म, तो उसमें सेवरल अटैक्स यहाँ पे हुए थे। उससे एक इम्पैक्ट है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। आप उन्होंने कहा कि हम ये कर सकते हैं, और तेहरान के अंदर देखें एक ऑयल जो डेपो के ऊपर या उस पर हुआ, तो उसके आपने इम्प्लीकेशंस देखें कि ब्लैक रेन हुआ और उसके बाद जो आसमान सारी काली हो गई थी, जिसके इम्प्लीकेशंस थे। तो इकोनॉमिक देयरफॉर एक पॉसिबिलिटी है, इजरायली की ख्वाहिश है कि इस पर स्ट्राइक किया जाए। अमेरिकन ने चाहते हैं, वो चाहते हैं जो इंस्टॉलेशन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंटैक्ट रहे, ताकि अगर फ्यूचर में कोई गवर्नमेंट आती है तो उनके लिए मसला ना हो। जी मियां साहब, गो अहेड। जी जी एयर मार्शल साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। अभी ब्रिगेडियर साहब ने ईरानी रिस्पांस की बात की, उसमें बताया गया कि ईरान ने बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस किया है। अभी जो ईरान की जो जंगी हिकमत अमली है, उसके पॉइंट्स मैं आपके सामने रखता हूं और उस पर आपका जो है रहनुमाई चाहूंगा कि ईरान ने जब ईरान पर हमला हुआ तो ईरान ने उस वक्त जो एक हिकमत अमली अपनाई, वो ये थी कि जो जहां जहां अमरीकी रडार हैं, जहां जहां अमरीकी थाड है, जहां जहां अमरीकी आयरन डोम है या एंटी मिसाइल सिस्टम है, उसको उन्होंने 10 रोज में जो है वो तबाह किया। उसमें कुवैत हो, कतर हो, बहरीन हो, इसराइल हो या दीगर जो अड्डे हैं, वहां पर जो है वो उन्होंने हमला करके उनको जो है वो बाकायदा तौर पर तबाह किया। उसमें आयरन डोम जो है वो तबाह हुआ। अब पासदारान इनकलाब के ब्रिगेडियर जनरल मसूद अख्तरी का मैं बयान देख रहा था, उन्होंने कहा कि अब हम टाइम आ गया है, वक्त आ गया है कि हम इसराइल पर 1 टन 2 टन के जो बम जो हैं वो गिराएंगे और उसमें जो है वो बाकायदा तौर पर मिसाइल जो है वो गिराया जाएगा। उसमें उन्होंने अल फतह मिसाइल का जिक्र किया, खैबर शिकन का जिक्र किया, कदर का जिक्र किया, खुरम शहर मिसाइल का जिक्र किया, और उन्होंने ये मिसाइल कल रात को गिराए भी। और उसमें ये मेरे सामने जो रिपोर्ट पड़ी है, उसमें तेल अबीब जो है उस पर, मकबूजा यरूशलेम पर, हाइफा बंदरगाह पर और बिन गोरियन एयरपोर्ट इस पर जो है वो बाकायदा तौर पर सीदौत उनकी एक बड़ी जो तनसीबात हैं, जो जिसको न्यूक्लियर तनसीबात कहा जाता है, जिसमें डाटा पड़ा हुआ है, वहां पर भी जो है हमला किया गया। और अन्य हिकाम ये भी कहते हैं सर कि उन्होंने ऐसी ताकत हासिल कर ली है कि अब उनके जो ड्रोन्स हैं या उनके जो मिसाइल्स हैं वो बगैर किसी रुकावट के उन पर जो है उनकी तनसीबात पर लगेंगे। और हालत ये हो चुकी है कि अमेरिका ने जो जनूबी कोरिया से अपना सिस्टम है वो मंगवा लिया है और ग्रीनलैंड से जो अपना सिस्टम है वो मंगा लिया है। एयर मार्शल साहब, जब ये सूरत हाल ये है तो ईरान के पास 80,000 ड्रोन्स हैं, 50,000 मिसाइल्स हैं, 10,000 जो हैं बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल बताए जाते हैं। तो ये क्या ईरान जो अमेरिकी हैं और इजराइल ये रोक लेंगे इतने बड़े मिसाइल की जो बारिश? जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने अपने सवाल में ही काफ़ी चीज़ों को टच किया है, ईरान की स्ट्रेटजी बड़ी कामयाब रही है और उसके लिए उन्होंने बरसों तैयारी की हुई। मैं आपको इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि ये जो मिशन आप पूछ रहे हैं उनका बताऊं, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ईरान ने एक जो सबसे अच्छा जो सबक सीखा गुज़श्ता लड़ाइयों से मुख्तलिफ मुल्कों की, वो ये था कि अमेरिका हमेशा लीडरशिप को हिट करता है, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को हिट करता है, ताकि एक स्ट्रेटजिक पैरालिसिस कॉज हो जाए एनिमी पर। उस चीज़ से बचने के लिए ईरान ने अपना तमाम कमांड एंड कंट्रोल और ऑपरेशन की जो एग्जीक्यूशन है वो उन्होंने डिसेंट्रलाइज कर दी, जिसके मुताबिक उनके जो 31 सूबे हैं वहाँ पे लोकल कमांडर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली एक प्रोलॉन्ग वॉर की सूरत में या मरकज़ से हदायत की अदम दस्तयाबी की सूरत में उनकी कॉन्टीजेंसी ये है कि वो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे जंग के खात्मे तक। तो इससे ईरान ने अपने दिफा को मजबूत कर लिया। इसलिए आपने ये देखा
कि तेहरान, शिराज और दूसरे बड़े शहरों पे हमलों के बावजूद और सुप्रीम लीडर की शहादत के बावजूद अभी तक तमाम जो उनके एलिमेंट्स हैं वॉर फाइटिंग, वो बड़ी सस्टेनेबल तरीके से अपनी जंग लड़ रहे हैं। अब आते हैं हम आपके दूसरे सवाल की तरफ कि ये जो मिशंस ईरान ने डिक्लेयर करके किए हैं, यानी ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, उन्होंने पहले भी ये बता दिया था। इनको टेक्निकली सीएड मिशन कहते हैं, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस। इसमें सबसे पहले जो एनिमी के लॉन्ग रेंज रडार्स हैं उनको तबाह करना मकसूद होता है हार्ड किल के जरिए, यानी उन पे अटैक करके मिसाइल से या जहाज़ों से। तो वो जितने सिस्टम से इस पूरे खिते में, वो बेशक इजराइल में थे या अमेरिकन सैटेलाइट बेसिस बशमूल बहरैन, कतर, यूएई, उन सब को ईरान ने बड़े सक्सेसफुली एंगेज किया। ये डिसरप्शन जो है या सप्रेशन, ये इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भी हो सकती है। तो रिपोर्ट्स ये हैं कि ईरान इलेक्ट्रॉनिक मीन्स भी इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें उनके रेडार्स को और जो कंट्रोल सेंटर्स हैं उनको जैम भी किया जा रहा है। अच्छा, अब जब ईरान ने ये सिचुएशन ऑन ग्राउंड अचीव कर ली है, तो जो सब्सिक्वेंट अटैक्स हैं वो उस अम्ब्रेला से जो पहले प्रैक्टिकली मौजूद थी और लेकिन अब उसका कोई वजूद नहीं है, एयर डिफेंस अम्ब्रेला ओवर इजराइल, अब ईरान के लिए वहाँ पे अपने सब्सिक्वेंट स्ट्राइक्स को लॉन्च करना कदरे जो है आसान भी हो गया है, और वो अच्छे कमांड एंड कंट्रोल से अपने अहदाफ को बड़ी कामयाबी से हिट भी कर रहे हैं। उसके नताइज आ रहे हैं, इनफॉर्मल चैनल से ये चीज़ें आ रही हैं, लेकिन चूँकि मेन मीडिया जो है वो भी कॉम्प्रोमाइज्ड है, बड़े चैनल्स जो हैं अमेरिकन या यूरोपियन, वो भी ज़ायनिस्ट लॉबी के साथ कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, इसलिए वो भी कोई ऐसी रिपोर्टिंग नहीं कर रहे। जो भी रिपोर्ट कर रहे हैं उसको बहुत मेलो डाउन करके, बहुत यानी कम से कम लफ्जों में और फुटेज में वो बयान मलिक साहब वो तो टोटल ब्लैक आउट कर रहे हैं। वो तो 2 साफ़ी उन्होंने गिरफ्तार भी कर लिए, CNN तुर्की के जो साफ़ी थे लेकिन मुलाजिम CNN के थे, वो अरेस्ट हुए, उनकी कहानी भी सामने आ चुकी है।